So today we are going to start our new chapter of chemistry, that is the metals and non-metals. So क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि each and everything around us is called a matter. और मैटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है या जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि मैटर क्या है, हम किसे मैटर कहेंगे, हम मैटर कहते हैं ऐसी किसी भी चीज को या एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास। एनीथिंग अराउंड अस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है वो मैटर कहलाता है। और हम लोगों ने क्लास 9th में इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने वहां पर मेटल की कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा है और वहीं पर हम लोगों ने देखा था कि जो मैटर है वो नेचर में हमें जो है प्योर और इम्प्योर दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो जो मैटर है वो नेचर में हमें प्योर और इम्प्योर, जिसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर, इस मिक्सचर के फॉर्म में हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में ये अवेलेबल है। और जब हम लोग प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस के जो एग्जाम्पल है, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। और एलिमेंट और कंपाउंड में से भी एलिमेंट की यदि हम लोग बात करें तो एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ purest form of matter. Or why element is considered to be a purest form of matter? Because we know that the element is consisting of the same kind of atoms. That's why we say that the element is a purest form of matter. अब यदि हम element की बात करें तो till now officially there are 118 एलिमेंट्स। ठीक है, यदि हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे जो कि हमारा हमें केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना ही है, तो यदि हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो देयर आर ऑफिशियली 118 एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। और यदि हम इस पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है यानी 118 एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में यदि हम लोग बात करें, यदि हम इन 118 एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो इन 118 एलिमेंट्स को हम लोग उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग जनरली जो है इन्हें हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट वी कॉल देम metals. The second part we call them non-metals. And the third part जो कि आप पहली बार सुन रहे होंगे जिसे हम लोग कहते हैं metalloid. We call them metalloids. तो इस तरीके से जो 118 एलिमेंट्स है उन्हें हम लोग उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में क्लासिफाई करते हैं। यदि हम देखें तो आउट ऑफ 118 देयर आर 95 मेटल्स। ओके, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 95 एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ मेटल्स। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 95 क्या है, पीरियोडिक टेबल में 95 मेटल्स है। यदि हम नॉन मेटल्स की यदि हम लोग बात करें तो यदि हम लोग नॉन मेटल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो नॉन मेटल देयर आर 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। जो 118 एलिमेंट्स है उसमें से 22 एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स है।
और यदि नॉन मेटल्स के फिजिकल स्टेट की यदि हम लोग बात करें तो इन नॉन मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट है इसमें से आउट ऑफ 22 11 एलिमेंट्स आर इन अ गैसियस स्टेट। आउट ऑफ 22 11 एलिमेंट्स है वो क्या है, वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें से जो 1 एलिमेंट है दैट इज इन अ लिक्विड स्टेट, और जो 10 एलिमेंट्स है दोज आर इन अ सॉलिड स्टेट। दोज आर इन मतलब 10 आउट ऑफ 22 आर इन अ सॉलिड स्टेट। तो इस तरीके से जो है यहां पर 22 जो है नॉन मेटल्स होती है। अब वहीं पर यदि हम लोग मेटल्स के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 95 एलिमेंट्स आर मेटल। और इन मेटल्स की यदि हम लोग बात करें तो एक्सेप्ट मर्क्यूरी ऑल 94 एलिमेंट्स आर इन अ सॉलिड स्टेट, है ना। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है जिसमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड होते हैं। 95 आर मेटल्स एंड 22 आर नॉन मेटल्स एंड रिमेनिंग्स आर मेटलॉइड। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर फिजिकल कैरेक्टर ऑफ मेटल्स, व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर नॉन मेटल्स, व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करती है। केमिकली रिएक्ट करने के बाद में जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जिक ऑपरेशन। मेटलर्जिक ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन, यानी हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स है, ऑल दीज आर एलिमेंट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, आइदर वी ऑब्टेन फ्रॉम मरीन सोर्सेस और वी ऑब्टेन फ्रॉम गैसेस रिसोर्सेस और वी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट पार्ट। तो जो अर्थ के जो क्रस्ट जो है वहां से हमें मेजर पार्ट ऑफ मेटल वी ऑब्टेन फ्रॉम देयर, बट वहां पर वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलती। वो वहां पर रॉक्स के फॉर्म में, वो वहां पर सॉइल के फॉर्म में, वो वहां पर मिनरल्स के फॉर्म में होती है, रॉ फॉर्म में होती है, जिसे हम लोग डायरेक्टली या रेडिली यूज नहीं कर सकते। सो बिफोर डूइंग यूज ऑफ देम वी हैव टू एक्सट्रैक्ट देम, वी हैव टू प्यूरिफाई देम। तो उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से उन्हें प्रोसेस किया जाता है, और तब जाकर हमारे पास में प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स मिलती है। तो इसका जो साइंस है, इसका जो पार्ट है या इसकी जो स्टडी है वो माइनिंग और मेटलर्जिक ऑपरेशन में हमें पढ़नी है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटलर्जिक ऑपरेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेटल से कि मेटल क्या है। तो यहां पर अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मेटल, व्हाट आर डिफरेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, और मेटलर्जिक ऑपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो मेटल्स, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके चारों तरफ वॉट एवर यू आर एबल टू ऑब्जर्व, जो भी आप आसपास की चीजें देख सकते हैं, उन्हें आप क्लासिफाई करने की कोशिश करें, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप उन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश करें। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को या इन सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ है, यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप इन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो आप उन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से सबसे सिंपल जो पैटर्न हो सकता है क्लासिफिकेशन का वो हो सकता है द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है यदि आप देखोगे तो उसमें मेजर पार्ट सॉलिड चीजों का ज्यादा है। यदि अभी आप क्लासरूम में हैं या आप अपने रूम में यदि बैठे हैं, रूम में बैठकर यदि इस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि आपके चारों तरफ जो है आपको सॉलिड चीजें ज्यादा मिलेंगी।
चाहे वॉल हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो, चाहे कैमरा हो, चाहे बुक्स हो, चाहे टेबल हो, चाहे पेन हो या फैन हो, यदि आप चारों तरफ नजरें दौड़ाएंगे तो आपको सॉलिड चीजें ज्यादा मिलेगी। उसके बाद में यदि आप देखेंगे तो उसके बाद में जो है रूम का जो मेजर जो पार्ट है वो ऑक्यूपाई है एयर से, यानी गैसियस फेज। जो सॉलिड के बाद में द सेकंड पार्ट इज अ गैसियस फेज। और थर्ड पार्ट की यदि हम लोग बात करें दैट इज अ लिक्विड स्टेट, कि जो चाहे वाटर में बॉटल हो या कॉफी हो या मिल्क हो या कोल्ड ड्रिंक हो, ये सब लिक्विड पार्ट है जो कि हमारे चारों तरफ यूजुअली होते ही है। तो इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फेज में हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि यदि मैं आपसे कहता हूं कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उन्हें आप मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करने की कोशिश करो। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप इन्हें मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो आप किस बेसिस पर इन्हें मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करेंगे? यदि मैं आपसे कहता हूं कि जो बुक है वो बुक मेटल है या नॉन मेटल? यदि मैं आपसे कहता हूं कि जो पेन आप यूज कर रहे हो वो मेटल है या नॉन मेटल? ओके। यदि मैं कहता हूं जिस चेयर पर आप बैठे हैं क्या वो मेटल से बनी हुई है, नॉन मेटल से बनी हुई है? जिस बेड का आप यूज कर रहे हो, जिस कॉट का यूज कर रहे हो, वो मेटल की है या नॉन मेटल की है? तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हमारे आसपास सराउंडिंग्स में होती है उन्हें हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है, सवाल यहां पर यह उठता है कि किस बेसिस पर, ऐसे कौन से पैरामीटर है, ऐसे कौन से कैरेक्टर है जिनके बेसिस पर आप अपने चारों तरफ जो कुछ भी आपको दिख रहा है उन्हें मेटल और नॉन मेटल में आप उन्हें क्लासिफाई कर पाए? क्लियर? तो कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए जिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग में हैं उन्हें हम लोग सुटेबली मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिन बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मेटल और नॉन मेटल में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो कि मेटल्स है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? यदि इन फिजिकल प्रॉपर्टी को आप अपने चारों तरफ में से किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसे मेटल मान सकते हैं। ठीक है? यदि आप इन्हें क्या करते हैं, आप इन्हें अपने चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनमें यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा, उन सब्जेक्ट्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल मान सकते हैं। तो जो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या है? हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, या हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती है वो हार्ड होती है और साथ में क्या है, वो फर्म भी होती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड एंड फर्म। यहां पर हमने एक टर्म लिखा है मोस्ट ऑफ मेटल्स, मीन वी आर हैविंग 95 मेटल्स, but not all 95 metals are hard and firm. Okay? Most of them are hard. यदि हम आयरन की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, जिंक की बात करें, यदि हम लोग गोल्ड की बात करें, नो डाउट गोल्ड इज नॉट सो हार्ड एज कंपेयर टू आयरन, बट सर्टेनली इट इज अ हार्ड। ओके, सिल्वर इज हार्ड। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड एंड फर्म। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो क्या है, जो कि उतने हार्ड नहीं होते। दोज आर सॉफ्ट लाइक अ सोप, दोज आर सॉफ्ट लाइक अ बटर। फॉर एग्जाम्पल
hardness, the most of metals are the hard and firm except alkali metals. Okay, most of metals are hard and firm except alkali metals. एल्कली मेटल्स क्या है? यदि आपने अपने स्कूल के लैब में यदि आपने सोडियम मेटल को देखा होगा, यदि आपने स्कूल की लैब में सोडियम मेटल को देखा होगा, तो सोडियम मेटल इज सॉफ्ट लाइक अ बटर, इट इज अ सॉफ्ट लाइक अ सोप. जिस तरीके से सोप या बटर को आप जो है स्पून या नाइफ से कट कर सकते हैं, सिमिलरली सोडियम मेटल कैन बी कट बाय पेटुला और नाइफ. ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होती है. ठीक है, तो यहां पर मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एंड फर्म एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स. फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम जैसी जो मेटल्स होती है, दीज आर नॉट सो हार्ड. तो जो चीज हार्ड है हम उसे मेटल कह सकते हैं. तो फिर आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर माय बुक इज हार्ड, book is just also a hard substance, so can we call book a metal? तो केवल एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर, केवल हार्डनेस के बेसिस पर we cannot say that this is a metal. Hardness is one property of metals, but not all hard substances are metal. Clear? तो पहली प्रॉपर्टी जो भी हमने देखी, that is what? That is a hardness. Then second is a strength. The second property is what? The second property of metal is strength. हम जानते हैं कि जो मेटल होती है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है. इसीलिए यदि आपने वॉकिंग ब्रिजेस देखे हैं, आपने यदि हावड़ा का यदि ब्रिज देखा है और भी बहुत सारे यदि ब्रिज देखे हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ के कारण ही हम उनमें मेटल्स का यूज करते हैं. और ब्रिज बनाने के लिए या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला यदि क्या कहते आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है या कोई डिज़ाइन बनाना है, तो उसमें हम लोग जो है मेटल का यूज़ करते हैं. और इसीलिए आपने ब्रिजेस और इन सारे कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि जो आयरन है, आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. आयरन इज फ्रिक्वेंटली बीइंग यूज्ड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ. यदि हमने रेलवेज की बात करें, यदि रेल्स की यदि हम लोग बात करें, जिन्हें हम पटरियां कहते हैं, यदि उन पटरियों की बात करें, तो आप जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ के कारण ही जो रेल्स होते हैं वो आयरन से बने हुए होते हैं, यानी मेटल से बने हुए होते हैं. तो मेटल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, हैव मोर स्ट्रेंथ देन द नॉन मेटल्स. ठीक है, यहां पर यदि स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें, तो यहां पर जो है मेटल्स की स्ट्रेंथ वैरी कर सकती है. द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट मेटल्स वैरी, बट कंपैरेटिवली यदि हम लोग बात करें तो जो मेटल्स है, मेटल में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है नॉन मेटल के कंपैरिजन में. ठीक है, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज अ थर्ड प्रॉपर्टी, है ना? तो थर्ड प्रॉपर्टी में आता है हमारा क्या? स्टेट. द थर्ड प्रॉपर्टी दैट स्टेट. तो यदि हम स्टेट की बात करें तो नो डाउट बिकॉज ऑफ द हार्डनेस एंड द स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग कहें, तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस. तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम मेटल्स के फिजिकल स्टेट की बात करें, तो देन वी कैन से दैट द ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी. ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी. जो मेटल्स होते हैं जनरली मेटल्स आर सॉलिड. क्यों सॉलिड होते हैं? क्योंकि जो मेटल्स है, इन मेटल्स में जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत कम होता है. और इन एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है. बिकॉज ऑफ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स and
less intermolecular space, metals are solid, and this property also renders the strength and the hardness to a metal. ठीक है, ये हमें याद रखना है कि जो मेटल है वो हार्ड होते हैं, मेटल यूजुअली उनकी स्ट्रेंथ नॉन मेटल से बहुत ज्यादा होती है। यदि हम स्टेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ मेटल बट यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट। तो यहां पर अभी हमने हार्डनेस, स्ट्रेंथ और सॉलिड की बात करी। तो आप यदि कहोगे कि सर यदि आप हार्डनेस, स्ट्रेंथ और सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिडनेस या स्टेट की बात करते हैं, तो क्या हम ब्रिक को, क्या हम ईटा को या टेबल को, दिस इज अ वुडन टेबल, तो क्या हम ब्रिक को या इस वुडन टेबल को मेटल कह सकते हैं क्या? बिकॉज एज पर these points we can say that the anything that is hard, having high strength and having a solid state can be called metal. It would be not a perfect statement, it would not be a correct statement कि केवल हार्ड, स्ट्रेंथ और स्टेट के बेसिस पर ही हम किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को हम लोग मेटल्स नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यदि आपके पास में यदि प्लास्टिक का टेबल है, यदि प्लास्टिक का कोई स्टूल या प्लास्टिक का कोई ब्लॉक है, तो उसमें वो हार्ड है, वो उसमें स्ट्रेंथ है और साथ में वो सॉलिड भी है, पर हम उसे मेटल नहीं कह सकते। तो और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जिसके बेसिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंशिएट कर सके। So now we going to study the next property, and the next property is very important property, that is a conductance or that is a conductions. So now we study the fourth property, that is a conduction. That is a conduction. The fourth property is a conduction. अब ये जो कंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ ब्रिक एंड यू आर हैविंग अ ब्रिक ऑफ गोल्ड, है ना। यदि गोल्ड की ब्रिक होती तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। वो गोल्ड की एक ब्रिक जो होती है उसको आप बेचकर करोड़ों पैसे होते, करोड़ों रुपए होते, और फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि हम पढ़ लिख क्यों रहे, कहीं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पर्पस एक अच्छा कैरियर बनाना भी है और पैसे भी अर्न करना है ना। तो गोल्ड ब्रिक को हम लोग एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है और होप्स आपके पास में भी नहीं होगी। मेरे पास में है ब्रिक और मेरे पास में है एक आयरन ब्रिक, एक ऐसी ब्रिक या ब्लॉक जो कि आयरन से बना है। तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बोथ आर हार्ड, बोथ आर सॉलिड इन स्टेट, और दोनों जो है दोनों में स्ट्रेंथ है। इसीलिए जो है ब्रिक का यूज हम लोग खासकर घर बनाने या बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। तो दोनों सॉलिड है, दोनों हार्ड है और दोनों कैसे है, दोनों में स्ट्रेंथ है। लेकिन दोनों में से हम अच्छे से जानते हैं कि आयरन ब्रिक इज कॉल्ड मेटल, बट द ब्रिक जो नेचुरल जो ब्रिक होती है, ईटा जिसे कहते हैं, दैट इज नॉट अ मेटल। क्यों? क्योंकि to differentiate between these two blocks, or to differentiate between these metal and non-metal, or to differentiate between these two bricks, the fourth property is very important, that is a conduction, है ना। कंडक्शन दो प्रकार का कंडक्शन होता है, the conduction of the heat and the conduction of the electricity. Conduction of the heat and the conduction of the electricity. तो यहां पर व्हाट इज अ कंडक्शन, है ना। कंडक्शन क्या होता है कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी वन पार्ट से अनदर पार्ट तक हीट को मूव करने की कैपेसिटी, हीट को ट्रांसमिट या हीट को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी हीट कंडक्शन कहलाती है। सिमिलरली वन पार्ट टू अनदर पार्ट तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर, इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहेंगे, या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहेंगे। क्लियर हो रहा? तो यहां पर यदि कोई
सब्सटेंस हीट को कंडक्ट करता है पर साथ में इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, तब हम लोग उसे मेटल कहेंगे। केवल हीट का कंडक्शन इज नॉट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, क्योंकि यदि ब्रिक की यदि हम लोग बात करें, ईटा की बात करें, यदि उस ईटा को यदि मैंने कुछ देर तक धूप में रख दिया या उस ईटा को मैंने आग के पास में रख दिया, जलती हुई आग में रख दिया, और उसके बाद में मैं उसको छूता हूं, तो आप देखोगे कि वो मुझे गर्म महसूस होगी। मीन इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, it is capable to conduct the heat. So on this basis, can we call it a metal? No. If it is capable to conduct electricity, then only we can call that brick is a metal. So वो जो सॉइल की बनी हुई जो ब्रिक है, that can conduct the heat, but that cannot conduct the electricity. बट वहीं पर वो जो आयरन का जो ब्लॉक है, दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, एज वेल एज जो आयरन का ब्लॉक है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। इसीलिए उस आयरन के ब्लॉक को या आयरन को हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट अ मेटल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर, very good conductor of heat and electricity, और इसी कारण से यदि हम देखें तो जो हमारे किचन में जो यूटेंसिल्स है, जो वेसल्स है, जो बर्तन है, खाना पकाने के जो बर्तन है, दोज आर मेड अप ऑफ द व्हाट, मेटल। और इसी कारण से यदि हम देखें तो जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रही है, जो हमारे मोबाइल के जो इंटरनल सर्किट है, वो सब भी किससे मिलकर बने हैं, वो मिलकर बने हुए हैं मेटल से, बिकॉज मेटल इज कैपेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास में यहां पर 4 प्रॉपर्टीज आई कि इफ एनी सब्सटेंस इज हार्ड वी कैन कॉल इट अ मेटल, नॉट एनफ। इफ that substance is hard and has hardness, can we call it a metal? No, this is not enough data. If this metal is hard, solid and have strength, can we call it a metal? No, this is not enough data. If any matter is hard, solid, have strength and good conductor of heat, can we call it a metal? Not enough data. If any matter is hard, solid, have strength, good conductor of heat and good conductor of electricity, then only we can call it a metal. क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां पर अभी हमने समझा कि जो ब्रिक है वो हीट का गुड कंडक्टर है, क्योंकि वो गर्म होता है। आपने गर्मियों में देखा होगा कि गर्मियों में जो है, जो हमारे घरों की जो वॉल होती है वो गर्म हो जाती है, और वहां से जो है उस वॉल को यदि हम छूते हैं तो क्या होती है, गर्माहट महसूस होती है, हमें गर्म महसूस होता है। मीन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, वहां से हीट ट्रांसफर हो रही है। मीन दैट वॉल इज कंडक्टर ऑफ द हीट at a certain extent, not like a metal but at a certain extent, but we cannot call them a metal. Okay, we can call it a metal only if it is capable to pass the electricity, if it is capable to conduct electricity. तो इस तरीके से जो चौथा जो पॉइंट है, और चौथे में भी जो 5th पॉइंट है, यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी, हम उसे मेटल कह सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यदि कोई सब्सटेंस हार्ड है, सॉलिड है, स्ट्रेंथ है, और यदि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, देन वी कैन कॉल इट व्हाट, देन वी कैन कॉल इट अ मेटल। इसके अलावा क्या और भी कोई प्रॉपर्टीज है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ malleability. The next property is what? The next property is malleability, है ना? तो next property is malleability. Okay, what is the malleability, है ना?
अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जब भी हम लोग मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो कॉस्टली या जो महंगी मिठाइयाँ होती है, जो महंगी मिठाइयाँ है, उनके ऊपर यदि आप कभी गौर करोगे तो आप देखोगे कि उनके ऊपर कुछ के ऊपर जो है सिल्वर जैसी एक पतला सा परत चढ़ी हुई रहती है, सिल्वर फॉइल। सिल्वर, आप उनसे पूछोगे कि ये क्या कहेंगे तो कहेंगे कि भाई ये चांदी का वर्क है, उसको वर्क या अर्क दोनों कहते हैं। उस मिठाई के ऊपर क्या होता है, चांदी जो है या सिल्वर जो है, सिल्वर की बहुत ही थिन फिल्म होती है, कुछ के ऊपर गोल्ड की भी फिल्म थिन फिल्म होती है, ठीक है। तो वो जो थिन फिल्म है, ऑल्दो एज पर द FDA, एज पर द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसी भी मेटल को खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ऑफिशियली, but for decorative purpose they use that gold and the silver foil on those sweets, है ना। यदि आप उसे खाएंगे तो it may be harmful, okay। anyway, वो तो जो थिन फिल्म है, यदि वो वास्तव में यदि चांदी की बनी हुई है तो कैन यू इमेजिन कि वो कितनी थिन है। यदि आप उसकी उसकी थिकनेस नहीं, उसकी थिननेस की बात करें, तो यदि थिननेस की बात करें तो यह माना जाता है कि जो बाल है, सॉरी आप लोगों के हैं, मेरे नहीं है, तो मैं कह सकता हूं, हाँ मेरे मूंछ दाढ़ी के बालों का एग्जांपल मैं जरूर दे सकता हूं। तो वो जो हेयर की जो थिकनेस है, इट इज सपोज दैट द थिकनेस और थिननेस ऑफ दैट सिल्वर फॉइल इज 1/10 ऑफ द थिकनेस ऑफ द हेयर, ओके। तो जो हेयर की जो थिकनेस है उसका जो है 1/10 से 100 टाइम कम उसकी थिकनेस होती है, इतनी थिन होती है। तो यही मेटल की प्रॉपर्टी है, दैट मेटल कैन बी बीटन एंड कैन बी शेप्ड इनटू अ थिन फिल्म। तो इसी थिन फिल्म में उसको कन्वर्ट करना या बीट करके उसको थिन फिल्म में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी या टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड द मैलिएबिलिटी, ओके। तो वी कैन राइट हियर दैट द metals can be beaten to sheet, ओके। मेटल्स कैन बी बीटन टू शीट, यानी मेटल्स को यदि हम ठोके या बीट करें तो बीट करके हम क्या कर सके, उन्हें शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से शीट में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, ये मैलिएबिलिटी कहलाती है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं डक्टाइल, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, डक्टाइल या डक्टिबिलिटी, है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डक्टाइल या डक्टिलिटी कहते हैं, है ना। तो व्हाट इज अ डक्टिलिटी। यदि हम इलेक्ट्रिकल वायर्स देखें तो आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स में देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल वायर में कोई यदि आपने अंदर से छीलकर देखा होगा, उसका इंसुलेटर निकाल कर देखा होगा, तो उसमें आपको कॉपर का वायर, वहां पर आपको एल्युमिनियम या कई जगह जो है एल्युमिनियम और कॉपर दोनों का मिक्सचर आपने वहां पर देखा होगा। So what are those? Those are metal in a wire form. Okay? वहीं पर यदि हम लोग बात करें तो आप यदि गोल्ड चेन पहनते हैं या आपने गोल्ड चेन देखी है या नेक है गोल्ड का, तो आपने देखा होगा कि वो जो गोल्ड है उस गोल्ड के थिन वायर से कितना डेकोरेटिव वर्क किया जाता है इन ऑर्नामेंट्स में। तो वो जो थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है उसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। मीन द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। Mean the capacity of any metal to drawn into the wire is called the ductility. और जो ductility है, it is a property of the metal only. Okay, metals can be drawn into the wire. इसीलिए जो है हम metals का क्या बनाते हैं, metals का क्या करते हैं, metals का हम लोग पर्टिकुलरली यदि हम कॉपर और एल्युमिनियम की बात करें तो उनका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग में करते हैं, और यदि हम सिल्वर या गोल्ड की बात करें तो उनका यूज हम लोग ऑर्नामेंट्स या गहने या सोने के जो आभूषण होते हैं उन्हें हम लोग बनाने में करते हैं।
और डक्टिलिटी की बात करें तो सबसे अच्छी जो डक्टिलिटी है वो गोल्ड की मानी जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि जो गोल्ड है, गोल्ड जो है, गोल्ड का यूज जो है बहुत ही बारीक नक्काशी, या गोल्ड का यूज जो है बहुत ही बारीक टाइप का कोई आभूषण या खूबसूरत गहने बनाने हैं उसमें किया जाता है। तो इस तरीके से डक्टिलिटी इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और इसके बाद में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, और हाउ वी कैन compare or define or distinguish metal and non-metal on the basis of melting point and boiling point. So today now we are going to study the next property, that is we call it a melting point and boiling point. तो generally यदि हम लोग कहें तो we can say that the metals have high melting point or boiling point, है ना। जो मेटल होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं ये हम अच्छे से जानते हैं कि द टेम्परेचर, यदि आप मेल्टिंग पॉइंट को यदि हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो वी कैन से दैट द व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में हम लोग एमपी भी लिखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट, द टेम्परेचर एट विच एनी कंपाउंड और सब्सटेंस मेल्ट्स, है ना। बहुत ही जनरल डेफिनेशन की यदि हम लोग बात करें, ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या हो, जिस पे कोई कंपाउंड क्या हो, मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है, यदि हम जनरल वे में यदि हम लोग बात करें तो जो मोम है जिसे हम लोग वैक्स कहते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है जैसे आप उसे बर्न करते हैं, तो जहाँ पे फ्लेम होती है, फ्लेम के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो मेल्ट होना चालू हो जाता है। वहीं पर जो आइस है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड हार्ड होता है, लेकिन वो क्या होता है, धीरे से जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो मेल्ट होना चालू हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन यदि हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। और यही कारण है कि जो हमारे घर में जो वेसल्स है, जो हमारे घर में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं कुकिंग पर्पस के, या किचन में जो कुकिंग पर्पस से जो यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं, आप देखेंगे कि डे टू डे लाइफ का वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि यदि मेटल, ये मेटल से बने होते हैं, है ना, जो यूटेंसिल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, यूटेंसिल्स यूजुअली मेटल से बने हुए होते हैं। क्यों हम लोग किचन के यूटेंसिल्स मेटल से बनाते हैं, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। और हीट के गुड कंडक्टर के साथ साथ उनकी सबसे खास बात होती है कि वो मेल्ट जल्दी नहीं होते, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण ही जिस टेम्परेचर पर हम लोग किचन में उन्हें यूज करते हैं, जिस टेम्परेचर, जो किचन का जो जनरल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर वो जो है वो यूजली मेल्ट नहीं होते। किचन में जो फ्लेम हम लोग यूज करते हैं उस फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है इट इज नियर अबाउट द 600 to the 700 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इस तरीके से उस फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है 600 to 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और उस टेम्परेचर पर घर में यूज किए जाने वाले जो मेटल के यूटेंसिल्स या वेसल्स है यूजुअली वो मेल्ट नहीं होते हैं। तो अब क्यों मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड। ओके, अब मेटल क्या है, मेटल सॉलिड है। अब सॉलिड है इसका मतलब ये है कि वो जो मेटल है उनके जो यहां पर उनके जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम है, यदि मेटल के एटम की बात करें तो ये एटम इस तरीके से वेल अरेंज्ड होते हैं। और जब ये प्रॉपर मैनर में इस तरीके से वेल अरेंज्ड होते हैं तो यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इनके बीच का में जो गैप है वो क्या है, इनके बीच का गैप क्या है, कम है। यानी मेटल के जो पार्टिकल है उनके बीच का जो इंटर पार्टिकुलर गैप है
ये क्या होता है, मिनिमम होता है। गैप क्या होता है, ये मिनिमम होता है। और इस मिनिमम गैप के कारण इनके बीच का जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स है, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है, वो बहुत ही हाई होता है। यानी इनके बीच का गैप क्या है, बहुत कम है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई है। इसी कारण से ये एटम्स जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत ही पावरफुल फोर्स से एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। अब यहां पर जो दूसरे जो कोई सॉलिड है, उन दूसरे सॉलिड में भी यही होता है, लेकिन यहां पर मेटल के साथ में एक चीज और होती है कि यहां पर जो एटम्स होते हैं इनके, ये एटम एक दूसरे के साथ में मेटलिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये जो है मेटलिक बॉन्ड से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो ये मेटलिक बॉन्ड क्या है, इसको आप लोग हायर क्लास में डिटेल में देखेंगे, तो अभी हम लोग यहां पर उसे डिटेल में नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए आप कि द अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल इज बिकॉज ऑफ द मेटलिक बॉन्ड। और इसी मेटलिक बॉन्ड के कारण जो है ये मेटलिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और इसी मेटलिक बॉन्ड के कारण जो है, जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। बिकॉज इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्सेसिव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करना होता है, तब जाकर ये बॉन्ड ब्रेक हो गए। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गए तो ये एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये सॉलिड जो मेटल है, नाउ इट वुड स्टार्ट मेल्टिंग। और इस तरीके से जिस टेम्परेचर पर ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड मेल्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि जो जितनी भी मेटल्स हैं, द मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हमेशा हंड्रेड्स में ही होते हैं, हमेशा उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ऑल्दो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ऑल्दो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो ये अभी हम लोगों ने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो बुक में हमारा जो सिलेबस है, उस बुक के सिलेबस के बेसिस पर यदि हम देखें तो हमें सबसे पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिर हमें नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिर हमें मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिर नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और फिर हमें मेटलर्जिक ऑपरेशन पढ़ना है। पर यहां पर थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को हल्का सा, मतलब उसमें ट्विस्ट ला रहे हैं। सिलेबस को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके सीक्वेंस को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो अभी हम लोगों ने मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। आइए अब हम लोग समझते हैं कि मेटल केमिकली किस तरीके से बिहेव करता है, यानी व्हाट आर डिफरेंट chemical properties of metal।